Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography of exercise 9.4 class 12th. I have chosen few word problems for you of differential equations, right? To start with, we are starting from question number 16, 1616. I can read question number 16 for you. Alankrit, can you please help me in reading question number 16? Yes, sir. For the differential equation xy dy by dx is equals to x plus 2 bracket y plus 2, find the solution curve passing through the point 1 comma minus 1. तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है वो है एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। आपको इसका सॉल्यूशन कर्व बताना है जो पास कर रहा है 1 कॉमा माइनस 1 में से। ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं स्लोली आपके लिए क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। मैं फिर से बता दूं क्लास कि ये जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, वो है 16th वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। डिफरेंशियल आप मेरे साथ साथ ही कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ओके, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, और ये जो कर्व है ये पास कर रहा है 1 कॉमा माइनस 1 से। पहले तो इसे सॉल्व कर लूंगा, डिफरेंशियल से नॉर्मल बना लूंगा, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेटा इसमें आपको पता ही है y वाली टर्म एक तरफ हो और x वाली टर्म एक तरफ हो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू में एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। मैं एक काम कर रहा हूँ, इस dx को राइट साइड पर ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे मैं राइट साइड पर ले गया। अब ये जो y प्लस टू है इसे मैं यहाँ ले आता हूँ लेफ्ट साइड पे, राइट, तो ये अपॉन में हो जाएगा। और ये जो x है इसे मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो मैं इंटीग्रेशन इसका कर पाऊंगा, राइट। तो अब दोनों साइड मुझे बेटा इंटीग्रेट करना है। ठीक है, पर इंटीग्रेट करने से पहले है भी बैलेंस बना हुआ है, आपको दिख ही रहा है कि भाई टर्म एक तरफ है। ठीक है ना, y वाली एक तरफ है और x वाली एक तरफ है, तो ये साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं प्लस टू माइनस कर लूँ तो इसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपके लिए डिटेल में लिख देता हूँ। इसे ऐसे सेपरेट कर दीजिए, ये हो जाएगा y प्लस टू होल डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू माइनस टू होल डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू। और ये पूरा का पूरा जो है ये ऐसे एक ब्रैकेट में है, और किसके रिस्पेक्ट में है, ये dy के रिस्पेक्ट में है। और अगर इसे आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स। ठीक है, ये x अपॉन एक्स कट कर दो, ये 1 आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस टू ओवर एक्स, ये dx के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ से ये पूरा कट गया, ये 1 आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा। ओके, यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि मैं साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, और ये हो गया 2 log ऑफ y प्लस टू हो गया। ये 2 log y प्लस टू हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन है x और 2 ओवर x है, तो आप चाहें तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है। तो ये 2 log x आ गया। तो अलंकृत, अब इसमें है ना सबसे मेन जो फंडा आता है वो सी लिखने का आता है, कि सी हम लेफ्ट में लिखें चाहे राइट में लिखें। ठीक है, तो अधिकतर मेरी हैबिट कोशिश यही रहती है मैं राइट में सी लिख के सॉल्व करूं, पर अगर लेफ्ट में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये एक तुक्का ही हम मार रहे हैं, यही मैं कहूंगा, राइट। तो फाइनल जो इक्वेशन है हमारी यही बन गई है, y माइनस टू लॉग वाई प्लस टू इक्वल टू में x प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो कर्व किस में से पास कर रहा था, 1 कॉमा माइनस 1 में से। तो इसका मतलब ये है कि x हमारा 1 है और y माइनस 1 है। आई होप यहाँ पर आ गए हो गया आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, कर्व इज पासिंग थ्रू दिस। अब बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, ये क्यों मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो कर्व हमारा 1 कॉमा 1 में से माइनस 1 में से पास कर रहा है। इसका सीधा साधा से बेटा ये मतलब है कि भैया y की जगह माइनस 1 लिखिए और x की जगह प्लस 1 लिखिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 1 और y की जगह माइनस 1 आप पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 log मॉडुलस ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस टू, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 पुट कर दो। 2 log 1 प्लस सी, सभी को पता है log ऑफ 1 0 होता है, तो ये 2 इंटू जीरो, ये तो 0 हो जाएगा।
यहाँ भी -2 log मॉडुलस ऑफ 1 बच गया, मतलब 2 log 1 ही बच गया। ये 2 × 0 0 हो गया, और log ऑफ 1 0 होता है तो बेटा ये वाला भी पूरा 0 हो जाएगा, तो बच गया -1 इज इक्वल टू 1 + c। मतलब कहने का मतलब है c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, अब ये जो c की वैल्यू आई है, थोड़ा सा मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ कर दिया। ठीक है, c की वैल्यू जो ये -2 आई है, ये किस में डालोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, ये हो गया y -2 log, जब भी log में हो तो मॉडुलस जरूर लिखिए, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स का log नहीं हो पाता पॉसिबल, आपको पता ही है। x + 2 log x, और c की जगह कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब मैं चाहूंगा आप log वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लें, उसके लिए ये जो -2 log y + 2 है, इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, और x को कहाँ ले आए, x को राइट पे ही रहने दो, चलो ठीक है ना। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, y = x, ये प्लस में रहेगा, और ये -2 log y + 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log मॉडुलस ऑफ y + 2। तो ये बन जाएगा -2 log y + 2 प्लस हो जाएगा, राइट, उधर जाके, और प्लस में 2 log x है। ठीक है ना, और ये जो -2 है ये साइड में मैंने बाजू में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आपके लिए शॉर्टकट में कर देता हूँ, 2 को कॉमन ले लो, और log में आपको पता टर्म ऐसे होती है log a + log b, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेटा मेरा जो फाइनल आंसर है सॉल्यूशन, वो हो जाएगा y = x + 2 को बाहर ले लो, और अलंकृत ये मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है एक स्टेप में मुझे आपको 2 कॉमन लेके शो करना चाहिए था, पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो मेरा फाइनल आंसर है y = x + 2 log, अब ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, x को पहले लिख लेते हैं, क्या कहते हो, x ब्रैकेट में y + 2, और बच्चे ये पूरा मॉडुलस में, आप चाहें तो ये टर्म को ऐसे मॉडुलस में लिख सकते हैं, और ये मैंने x लिखा है, तो ये हो गया 2 log मॉडुलस के अंदर x ब्रैकेट y + 2, फिर ये है -2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप साथ साथ कर रहे हैं तो मैं पिक भेज देता हूँ, फिर भी रिकॉर्ड में रहेगा हमारा, है। ओके, चलो पिक मैं लास्ट में भेज दूंगा। ठीक है, आपको अलंकृति सेव होती रहती है वैसे पिक यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 18th, नहीं 17th, राइट, 17 पढ़िए। Find the equation of a curve passing through the point 0, -2, given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. देखो, हमें इक्वेशन बतानी है कर्व की, जो 0, -2 में से पास कर रहा है, और कोई भी पॉइंट है x, y कर्व पर, और जो प्रोडक्ट है स्लोप का टेंजेंट का और y कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट पे वो किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सबसे पहले आपके लिए बोर्ड रब करते हैं, राइट। देखो, क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया, तो मेरे साथ साथ करिए। जो स्लोप होता है टेंजेंट टू द कर्व, और किस पॉइंट पर, एट x, y, x, y कोई पॉइंट पर, वो स्लोप सभी को पता क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है ना, और हमें ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई y इंटू में जो ये स्लोप है वो किसके इक्वल गिवन है, वो x के इक्वल गिवन है। अब आगे तो आपको पता है डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन है और नॉर्मल फॉर्म में आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, dx को राइट में ले जाओ पहले स्टेप में, फिर इसे दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेट कर दो आप। ठीक है ना, y का इंटीग्रेशन आ गया y²/2, और x का इंटीग्रेशन आ गया x²/2 प्लस में c आ गया, राइट। तो अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो कहूँगा। ठीक है ना, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मतलब 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन चेंज होके बन गई नॉर्मल y² = x² प्लस में 2c बन गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
अब अगर आपको ध्यान हो तो कर्व आपका कहाँ से पास कर रहा था? 0, -2 से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कर्व वॉज पासिंग थ्रू 0, -2। तो इसका बड़ा सीधा सा रोल है, हमें यहाँ कैपिटल सी की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह आप 0 पुट कीजिए और y की जगह -2 पुट कर दीजिए, और ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में x और y की डाल दीजिए। तो जहाँ y है वहाँ -2 का होल स्क्वायर, जहाँ x है वो हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 2c। तो ये हो गया 4 = 0 + 2c। कहने का मतलब है ये आ गया 4 = 2c। तो c कितना आ गया? ये c हमारा 2 आ गया। अब भैया दोबारा ये वैल्यू जो c की आई है ये किस में डाल देंगे? इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालोगे तो ये बन जाएगा y² = x² + 2 × 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है y² = x² + 4 या y² - x² = में 4। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करिएगा। पिक्स में सारी लास्ट में भेज दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रीड कीजिए। At any point x, y of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. तो देखो ध्यान से, सबसे मेन है इसमें सबसे पहले डिफरेंशियल बनानी है, बाकी तो वही स्टेप है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 18 में कह रहा है किसी भी पॉइंट पे x, y में कर्व में जो स्लोप है टेंजेंट का वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। हमें कर्व की इक्वेशन बतानी है जो पास करेगा -2, 1 से, ठीक है क्लास। तो ये आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है टू द कर्व, वो कितना स्लोप का सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx होता है, ठीक है ना। अब हमें स्लोप निकालना है किसका? ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिया हुआ था, लाइन ज्वाइन कर रही थी, उसके कोऑर्डिनेट नहीं गिवन थे। तो मान लो वो a है कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और दूसरा पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए थे -4, -3। अब सभी को पता है ये x1, y1, ये x2, y2। स्लोप निकालने का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 है -3, y1 है -3 और x2 कितना है भाई? -4 - x। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो ऐसे, और माइनस से माइनस कट कर दो। तो स्लोप कितना आ गया? y+3 ओवर में x+4। इसे फिलहाल अभी इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है ना। इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो कोई भी पॉइंट था एक्स वाई किसी भी कर्व का, उसका जो स्लोप है टेंजेंट का वो ट्वाइस था ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4, -3। तो भैया टेंजेंट का वो जो मेन स्लोप था वो तो dy/dx था, पर वो इस वाले स्लोप का ट्वाइस था, 2 अपॉन में x+4 का, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब फिर से y वाली टर्म एक तरफ करो और x वाली टर्म एक तरफ करो, राइट। तो ये बन जाएगा dy अपॉन में y+3, 2 को यहीं रहने दो अलंकृत, और ये 2 × dx अपॉन में x+4 बन गया। और फिर दोनों तरफ ऐसे इंटीग्रेट कर लो, और 2 तो कांस्टेंट है उसे मैंने बाहर रखा है, ये मैंने y लिखा हुआ, राइट। अब 1/y+3 का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा? log y+3। ये 2 को एज इट इज रहने दो, और 1/x+4 का इंटीग्रेशन हो गया 2 log x+4, प्लस में ये हो गया c, ठीक है ना। c साइड में लगा देना। c मेरी हैबिट रहती है log में। अब ये दोनों क्वांटिटी देख log में है, तो यहाँ c की बजाय पता क्या लिखो? log c लिखो, ताकि log की पूरी प्रॉपर्टी हम एक साथ लगा सके।
अब लॉग की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, क्योंकि हमारा एक मेन एम ये भी होता है कि पीछे जो आंसर दिया हम टैली करें शुरुआत में प्रैक्टिस के टाइम पे। लॉग में ये जो 2 है ये पार बन के ऐसे आगे आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी ये स्टेप मेरे साथ साथ कर सकते हैं और ये पूरी टर्म को यहाँ लेफ्ट में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस 3 माइनस log ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, log c है। अब भाई यहाँ टॉप में कर रहा हूँ, इसके बाद आपको log में प्रॉपर्टी पता है, log ऑफ a माइनस b क्या होता है, log a बाय b होता है। तो ये बन गया y प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया और इक्वल टू में क्या है, ये log c है, ठीक है। log से log माइंड में कट कर दो, विल बी लेफ्ट विद y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में c। अब अगर आपको ध्यान हो, इसे नंबर दे दो कुछ 2। पिछले 2 सालों से सारी वर्ड प्रॉब्लम कट गई थी, पर इस साल फिर से आ रही है, राइट। दिया कर्व इज पासिंग थ्रू, किसमें से पास कर रहा है कर्व, -2, 1 -2, 1 से। तो भाई ये जो -2, 1 है, इसका मतलब है x की जगह है -2 और y की जगह क्या है, 1 है। ये वैल्यू आप किस में डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। तो y की जगह 1 और x की जगह क्या डाला है, -2। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ से c की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर 4, मतलब c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो c की वैल्यू आई है ये किस में डालेंगे, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनल आंसर है y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर और c की जगह आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया y प्लस 3 इक्वल टू में x प्लस 4 का होल स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू में x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस में 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, y इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3, राइट। तो ये देखिए कैसे गिवन कर्व से मैंने इक्वेशन बनाई है, राइट। अब मैं चाहूंगा अलंकृत आप क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ दें। The volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of the balloon after 1 second. After t सेकेंड थोड़ा सा टिपिकल है। देखो वॉल्यूम जो है किसी भी स्फेरिकल बैलून का है वो लगातार एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मतलब dv बाई dt जो है वो एक कांस्टेंट होगा, उसे हम k मानेंगे, राइट। अब जो उसकी रेडियस है इनिशियली वो उसकी 3 यूनिट है और 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाती है, 6 यूनिट हो जाती है, राइट। ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आराम आराम से करते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर है ये 19, राइट। आप ध्यान दीजिए, लेट कर लो सबसे पहले कैपिटल V को वॉल्यूम मान लो। एक सेकेंड रुकिए। क्लास सबसे पहले हम V को क्या मान लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैलून, राइट। V को हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो हमें ये दिया हुआ था कि भाई वॉल्यूम जो है स्फेरिकल बैलून का जो इन्फ्लेट किया गया वो एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब dv बाय dt जो है वो एक कांस्टेंट है जिसे k का नाम दिया गया है, राइट। और स्फेयर का वॉल्यूम आप सभी को पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट, ठीक है। तो भैया अब इसे डेरिवेट करेंगे, अगर इसे डेरिवेट करेंगे 4 पाई और t के रिस्पेक्ट में करना है। 4 पाई/3 तो एक कांस्टेंट है, वो तो अलग हो जाएगा, और आर क्यूब का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन होगा 3r² और r का t के रिस्पेक्ट में होगा dr/dt इक्वल टू में ये k है, राइट। इतना ध्यान में रखना। तो यहाँ 3 से 3 देखो कट गया, वी आर लेफ्ट विथ 4πr² इंटू dr/dt इक्वल टू में k। अब क्या करो, ये 4πr² इंटू dr को तो यही रहने दो और ये k इंटू dt को साइड में ले जाओ
और अब इसे इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, राइट। और इंटीग्रेशन में आपको पता है 4 पाई ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, यहाँ पे ये होगा आर स्क्वायर इंटू में डी आर, ठीक है ना। के को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी हो जाएगा, ओके। 4 पाई को 4 पाई रहने दो, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, ये डी आर लिखा है मैंने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं फिर से लिख देता हूँ, डी आर लिखा हुआ है। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर ये हो जाएगा आर क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा के टी, और ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन गया 4 पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू में के टी प्लस सी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद बेटा अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो क्वेश्चन में बोला था इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब कहने का मतलब है कि जब t हमारा 0 है तो r हमारा कितना है, r हमारा 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये t की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 3 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर में 1 में जहां आपको स्मॉल r दिखे वहां 3 रखिए, और जहां आपको t दिखे वहां 0 रखिए, ठीक है। ये इसे काटिए, यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, ओके। तो ये है 4 पाई इंटू में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, के इंटू 0 तो 0 है, तो सी हमारा सॉल्व करके कितना आ गया 36 पाई आ गया, सी आ गया 36 पाई। अब एक और भी कंडीशन इसमें दी थी, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा हो आपने, कि 3 सेकंड के बाद जो इसकी रेडियस है वो 6 यूनिट हो जाती है 3 सेकंड के बाद। तो अगर हमारा t जो है 3 है 3 सेकंड, तो रेडियस है 6 यूनिट्स। ये वैल्यू भी आप इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट करके देखो जरा, ठीक है। और c की जगह आप 36 पाई रख देना, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है 2 को भी थोड़ा सा यूज करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये डालता हूं तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, मतलब 6 का ये हो गया क्यूब, होल डिवाइडेड बाय 3 है, k की जगह k रहने दो, t की जगह 3 आ गया, और c की जगह इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ गया 36 पाई आ गया, ठीक है ना। अब ये हो गया 4 पाई 6 का क्यूब, 6 6 द 36, 36 6 द 216 अपॉन में 3 से कट करोगे तो ये 72 आ गया। 72 इंटू 4 करो, 280 और 8 288 पाई, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर ये देखो 3k प्लस 36 पाई है। अगले स्टेप में मैं ये 36 पाई को लेफ्ट में ला रहा हूँ, इक्वल टू हो जाएगा 3k, तो 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5, ये आ गया 252 पाई इज इक्वल टू आ गया 3k। तो भाई k कितना आ गया, k आ गया 252 पाई अपॉन में 3, 3 8 द 24, तो k कितना आ गया 84 पाई आ गया, राइट। k हमारा 84 पाई आ गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 भी देख सकते हो। अब मैं चाहूंगा आप k और c दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालो, या आप ऐसे लिख सकते हो बाय 1 2 एंड 3। तो ये जो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब है ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, k के प्लेस पे आया 84 पाई इंटू टी, और c के प्लेस पे आया प्लस 36 पाई। आप चाहो तो आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, पर यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है अलंकृत, हम भी कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है ना। यहाँ से देखो पाई एक तो कॉमन ले लो, और क्या कॉमन है 4 पाई कॉमन आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, और राइट साइड से अगर आप 4 पाई कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बच रहा है 21t प्लस 9 बच रहा है, ठीक है ना। आप देखो 4 पाई से 4 पाई पूरा कट गया, इस 3 को भी इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की होगी इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 63 t प्लस में 27, ठीक है ना। तो हम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो 9 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बच गया 7t प्लस 3 इक्वल टू में आर क्यूब, तो आर आ जाएगा 9 ब्रैकेट में 7t प्लस 3, इसका क्यूब रूट आ जाएगा, राइट 1/3 आ जाएगा। तो उन्होंने रेडियस पूछी थी, रेडियस ये आ गई है 9 ब्रैकेट 7t प्लस 3 का क्यूब रूट आ गया। आई होप कर लिया आपने। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20th।
पढ़िए। In a bank, principal increases continuously at a rate of R% per year. Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years, where log to the base E2 is equals to 0.6931. देख, किसी भी बैंक में जो भी प्रिंसिपल मैं रखता हूँ वो R% के रेट से हर हिसाब बढ़ रहा है। हमें स्मॉल r की वैल्यू बतानी है कि 100 रुपए 10 साल में डबल होते हैं, तो 10 साल में 100 रुपए डबल हो रहे हैं। ये किताबें बहुत पुरानी हैं, बहुत समय से अपडेट नहीं हुए, तभी डेटा ऐसा है, राइट। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी डेटा है हमें उसी के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 21st क्वेश्चन में आप मान लो, आप बैंक में जो हम पैसा रखते हैं वो प्रिंसिपल होता है, राइट। तो स्मॉल p मैंने मान लिया प्रिंसिपल है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई जो प्रिंसिपल है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% ऑफ स्मॉल p है। मतलब ये 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू p हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई dp/dt 5/100, आप सभी को पता है 0.05 होता है, 0.05 p आ गई। अब p वाली टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा dp/p इज इक्वल टू 0.05 इंटू dt, ठीक है। अब फिर से आपको पता है दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट करना है, और ये 1 मतलब इसे आप थोड़ा सा सरल बना देता हूँ, उसे 1/p इंटू डी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 0.05 को बाहर रख के 1 इंटू डी लिख रहा हूँ, ठीक है। और 1/p का सभी को पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ p होता है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 0.05 और t के रिस्पेक्ट में है तो 0.05 t हो जाएगा, ठीक है। अब c लिखने के बजाय कांस्टेंट को मैं log c लिख रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया जब बहुत सारी log वाली टर्म होती है तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब log c को कहाँ ले जाना है, हमें लेफ्ट में ले जाना है, तो ये हो जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू हो गया है 0.05 t। लॉग में प्रॉपर्टी आपको पता ही है, अगर कभी भी नेगेटिव में होती है ऐसे अपॉन हो जाता है। इक्वल टू क्या हो गया 0.05 t। अब ये प्रॉपर्टी भी अलंकृत आपको पता होगी कि अगर log ऑफ x इक्वल टू k हो तो हमारा x क्या होता है, e की पावर k होता है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है, तो ये p/c कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर 0.05 कितना हो गया 0.05। ये हम 21st ही क्वेश्चन कर रहे हैं शायद ना, 20th से पहले मैंने 21st का डेटा थोड़ा ले लिया है। प्रिंसिपल दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम है, मैंने 21st का डेटा थोड़ा ले लिया है क्लास। एक बार मैं 21st रीड कर देता हूँ, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस कॉस्ट। एक बार 21st पढ़ लीजिए, डेटा गलत, दोनों का ही सेम ही है, लगभग फंडा सेम है, बस वो डेटा उसका आ गया। पढ़िए एक बार 21st, फिर 20th कर लेंगे। In a bank, principal increases continuously at a rate of 5% per year. An amount of rupees 1000 is deposited with this bank. How much will it worth after 10 years? देखो इसमें R% था, इसमें 5% है, बस इतना सारा डिफरेंस है। तो मैंने क्या माना है, वो 5% के हिसाब से मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो उसे सॉल्व किया है फिर, तो p/c आ गया e रेज टू पावर 0.05, तो p आ गया e रेज टू पावर 0.05 इंटू c, राइट। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना है। और ये जो पहली इक्वेशन आई थी log p वाली मान लो, इसको 1 मान लेता हूँ, राइट। इसको 1 मान लेता हूँ, अब कोई चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरी स्मॉल p की वैल्यू आ गई है c, कैपिटल C को पहले लिख लो, कैपिटल C इंटू ई की पावर 0.05, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने, ठीक है। आप जरा क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था 1000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में तो 10 साल के बाद कितने मिलेंगे, ठीक है। तो भाई इनिशियली जब बिल्कुल डिपॉजिट किए थे, इनिशियली t कितना था, 0 था, और स्मॉल p कितना था, 1000 था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखिए, ठीक है ना। तो स्मॉल p की जगह आ गया 1000,
सी की जगह सी है, एक मिनट टाइम कहाँ गया इसमें, ई ये 0.05 टी था, एक सेकेंड, ये 0.05 टी था, यहाँ भी ये टी है, तभी तो भाई ये टी की वैल्यू जाएगी इसमें, तो ये 0.05 इंटू 0, तो मतलब ये 1000 इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर 0 हो गया। और किसी की भी पावर बेटा 0 होती है तो वो 1 होता है, एक्सपोनेंशियल में भी अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, यू नो दैट। तो ये सी इंटू 1 कैपिटल सी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, इसे नंबर 3 दे दो, ठीक है। ये वैल्यू डालो इक्वेशन नंबर 2 में डालो, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल सी इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में p की जगह p, c की जगह आ गया 1000 इंटू ई की पावर है ये 0.05 t, राइट। अब उन्होंने बोला है कि 10 साल बाद ये मेरा पैसा कितना हो जाएगा, मतलब t कितना दिया हुआ है, 10 ईयर दिया हुआ है, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा p इज इक्वल टू में 1000 इंटू ई की पावर ये है 0.05 इंटू में t की जगह है 10, तो ये कितना आ गया 1000, ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना, e की पावर 0.5, और e की पावर 0.5 की शायद वैल्यू गिवन है इसमें 1.648 गिवन है, राइट। तो ये वैल्यू पुट कीजिए आप, 1.648 गिवन है, ठीक है ना, मतलब 1000 रुपए 10 सालों में बढ़ के कितने हो जाएंगे, 1648 हो जाएंगे, ठीक है ना, यही उन्होंने पूछा था। तो ये वाला हमने पहले कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है अलंकृत, एक बार 20th आप पढ़ लीजिए, सेम फंडे पर ही है, एक बार 20th फिर से पढ़ लीजिए। In a bank, principal increases continuously at a rate of R% per year. Find the value of R if rupees 100 double itself in 10 years. देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस जो मैंने 5% लिया था उसकी जगह यहाँ पर R% दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, तो ध्यान रखिए। अब मैं शुरुआत से करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 20th, लेट कर लो फिर से वैसे ही सेम, पी को हमने क्या माना है, प्रिंसिपल माना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या माना है, R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या माना है, R% माना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल का जो इंक्रीज कर रहा है R% के रेट पे, R% ऑफ P के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, और R% ऑफ P का मतलब आपको पता ही है R/100 इंटू P होता है। अब वैसे ही करो, P वाली टर्म एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा dP अपॉन P, और ये dt उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा R/100 इंटू में dt। यहाँ ध्यान रखो कि ये स्मॉल r जो है कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों तरफ आप ऐसे इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ये 1 इंटू dt हो जाएगा, और ये 1/p का इंटीग्रेशन आपको पता क्या होगा, log p, R/100 को R/100 ही रहने दो, और dt का 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, ठीक है, और यहाँ बेटा वैसे ही c की बजाय क्या लिख रहा हूँ मैं, log c लिख रहा हूँ। अब ये log c को उठा के यहाँ लेफ्ट में ला रहा हूँ, ये हो जाएगा log p माइनस log c इज इक्वल टू RT अपॉन में 100, तो log p माइनस log c को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, log ऑफ p बाय c, बिल्कुल पीछे उसी की तरह है, सेम ही है, log ऑफ p बाय c इज इक्वल टू आ गया RT बाय 100, और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो p बाय c ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर RT बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये c को यहाँ राइट साइड पे ले जाओ, तो p आ गया कैपिटल C इंटू e रेज़ टू पावर RT बाय 100, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है ना। अब देखो 100 रुपए उसने जमा किए थे, तो इनिशियली सबसे पहले एक लाइन डाल देते हैं, हाँ सबसे पहले t जब 0 था, तो p कितना आया था, 100 आया था, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डालो,
तो स्मॉल p की जगह स्मॉल p रहने दो, c की जगह c रहने दो, नहीं सॉरी, स्मॉल p की जगह 100 आ जाएगा, c की जगह c आएगा, e की पावर है RT बाय 100, तो मतलब r इंटू 0/100, ये सारा जीरो ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और e की किसी की भी पार्ट जीरो है तो आपको पता है 1 होती है, तो c हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब ये जो c की वैल्यू आई है ये फिर किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो p c के प्लेस पे है 100, e की पावर है ये RT बाय 100, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ो, t जब हमारा 10 है, उसने बोला है जब t हमारा 10 है तो p कितना है, p हमारा 200 है, राइट, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये वैल्यू जो, अब ये भी इसमें कंडीशन हमें बतानी है ना कि 10 साल के बाद हमारा जो P है वो 200 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है किस हिसाब से हमें मिला है, ठीक है ना, ये है। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इसे इसमें डाल दो, ठीक है। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। तो P की जगह 200 है, ये 100 एज इट इज था, C की जगह, E की पावर R की जगह R है, T कितना है 10 है, अपॉन में 100 है, जीरो से जीरो काट दो, ये बन गया 200 इज इक्वल टू 100 इंटू ई की पावर 1 अपॉन में 10, मतलब 0.1 R बन गया ये, या R बाय 10 बन गया, वो तो जो भी आप समझो। और अगर आपको ध्यान हो तो ये R बाय जो 10 है ये फर्दर log 2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक काम करता हूँ ना, ये देखो 100 से ये काट देता हूँ, 2 जीरो, तो बच गया 2 इज इक्वल टू ई की पावर 0.1 R। और इसे अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, 0.1 R इज इक्वल टू में log 2, और log 2 की वैल्यू बेटा गिवन है, कितनी है, 0.6931 है, इक्वल टू है ये 0.1 R, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, तो ये स्मॉल r कितना आ गया, 0.6931 अपॉन में 0.1 आ गया, ये पॉइंट हटा के आपको पता ऊपर 10 आएगा, और ये पॉइंट हटा के नीचे 1 4 जीरो आएंगी, एक जीरो से जीरो काट दो, तो R आ गया 6931 अपॉन में 100, 1 नहीं 10 इंटू में आया था ये, कुछ एक सेकंड रुको रुको रुको, ये 1/10 था, हाँ सही तो है, ये पॉइंट हटा के 10, 6931 अपॉन में, हाँ सही है, अपॉन में 1000 है, ये 100 नहीं है। तो R हमारा कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से 6.931% आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास ये हमारा स्मॉल r की वैल्यू आ गई, ओके। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 21 हमने ऑलरेडी कर लिया अलंकृत, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर करो 22, पढ़िए। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? देखो ये हमारी लास्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम है, अगला वाला तो बड़ा इजी है, ठीक है ना। तो मेन ये वाला है 22, ये ध्यान से करते हैं। तो 22 में ये कह रहा है कि किसी भी कल्चर में बैक्टीरिया काउंट जो है इनिशियली 1 लाख है, और 10% जो नंबर है बैक्टीरिया का वो 2 आवर्स में बढ़ रहा है, 10% नंबर बढ़ रहा है 2 आवर्स के अंदर, राइट, ओके। कह रहा है कितने घंटे लगेंगे बैक्टीरिया काउंट जो है 2 लाख हो जाएगा अगर रेट ऑफ द ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल है नंबर के। तो क्लास सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि लेट स्मॉल y is denoting the number of bacteria, right, at any instant, किसी भी क्षण किसी भी टाइम t पर हम ये मान रहे हैं ये है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा हो तो वो कह रहा था कि भाई जो इसका रेट है नंबर ऑफ बैक्टीरिया का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, राइट।
उसने बोला था ना रेट ऑफ द ग्रोथ जो है नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। तो आपको फिजिक्स का रूल पता है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हो फिजिक्स का और मैथ्स का दोनों का ही, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा, राइट। मतलब कि के इंटू वाई हो जाएगा, राइट। इसे अच्छा, इसमें एक और छोटा सा मैं चेंज और कर रहा हूँ। मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं वाई वाली टर्म एक तरफ और ये के इंटू डी टी ला रहा हूँ इसे, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ के एक कॉन्स्टेंट है तो अंदर 1 इंटू डी टी बच जाएगा, और ये 1 अपॉन वाई है। 1 अपॉन वाई का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, और 1 का हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा के टी प्लस सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, यहाँ सी कोई भी पैरामीटर है, ठीक है ना। अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था, मैंने वाई नॉट जो है इनिशियल नंबर बैक्टीरिया का माना है, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया मैंने माना है वाई नॉट, ठीक है। और उस समय टाइम क्या था, टाइम था 0। अगर ये वैल्यू आप पुट करते हैं जब t हमारा 0 है, तो y की जगह वाई नॉट आ गया, t की जगह 0 आ गया, प्लस में c, राइट। तो हमारी जो c की वैल्यू k इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी लॉग ऑफ वाई नॉट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई वाई नॉट, c की जो वैल्यू आ गई, ये उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल C, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन 2 वाला चेंज होके बन गया लॉग y इज इक्वल टू में के टी, और c की जगह आ गया लॉग वाई नॉट। और क्या करो आप, ये वाई नॉट को यहाँ ले जाओ, वाई नॉट को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू में के टी। अब आपको पता है लॉग ऑफ y माइनस वाई नॉट को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ y अपॉन वाई नॉट इक्वल टू में के टी, राइट। तो इसे मैं चाहूंगा आप यहां तक छोड़ के इक्वेशन नंबर 3 दे दें, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो, तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में जो नंबर है वो 10% बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल काउंट है बैक्टीरिया का वो है y। तो 10% का मतलब है पहले y नॉट था, अब 10% ऑफ y नॉट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y नॉट 10% का मतलब है 10/100 इंटू वाई नॉट, 0 से 0 गया, तो ये हो गया y नॉट प्लस वाई नॉट अपॉन 10। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 11 वाई नॉट वाई जीरो जो आप बोलना चाहो ऑन 10। और ये कब आया है, ये तब आया है जब टाइम क्या था, 2 आवर्स था, याद रखना, ठीक है ना। तो मतलब टी की, अब इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो किसके साथ, थर्ड वाली के साथ, ठीक है ना। इसे बेशक आप नंबर 4 दे दो, और 3 और 4 को कंपेयर करो। अब याद रखना कि भाई y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 11 वाई नॉट अपॉन में 10 लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा y की जगह आ गया 11 वाई नॉट अपॉन में 10, और y नॉट की जगह वाई नॉट, नीचे सबस्क्रिप्ट बनाना ये o या 0, और t की जगह 2 लिख सकते हो। यहाँ देखो वाई नॉट से वाई नॉट कट जाएगा, ये हो गया 11/10 इज इक्वल टू में हो गया 2k, राइट। 2k आ गया, और लॉग भी था, लॉग ऑफ 11/10 कितना आ गया, 2k आ गया, मतलब k कितना आ गया, हाफ लॉग ऑफ 11/10 आ गया। इसे नंबर 5 दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो k हमारा कितना आ गया, 1/2 लॉग ऑफ 11/10 आ गया। अब ये k की वैल्यू मैं चाहूंगा दोबारा आप किस में डाल दो, इक्वेशन नंबर 5 में, 3 में, सॉरी,
तो यहाँ पर बस मैं एक ही स्टेप लिख रहा हूँ, 3 और 5 को आप कंपेयर कर लो, तो ये हमारा बन जाएगा log ऑफ y अपॉन वाई नॉट इज इक्वल टू के की जगह आ गया हाफ log ऑफ 11/10, ठीक है ना। ये log 11/10 एक तरह से ये ब्रैकेट में है, इनटू में t। इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 दे रहा हूँ और मैं नेक्स्ट पेज पे यही सेम इक्वेशन पहले आपके लिए उतार रहा हूँ। आई होप आप साथ साथ कर रहे हैं मेरे अलंकृत, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर मैंने 6 दिया है, ये मेरी इक्वेशन बनी है log ऑफ y बाय वाई नॉट इक्वल टू हाफ ब्रैकेट log 11/10 इंटू में t। ये वैल्यू मेरी 6 बनी थी, राइट। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो था वो 1 लाख से 2 लाख हो रहा था, 1 लाख से 2 लाख हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि y जो है ना वो 2y नॉट हो रहा है, मतलब 1 लाख इनिशियली था और y जो है 2 नॉट हो रहा है, जब t क्या दिया हुआ है हमें, t दिया हुआ है t1। अब ये वैल्यू डालो भाई 6 के अंदर, जहां जहां y है उसकी जगह लिख दो 2y नॉट। ये है हाफ log 11/10 और ये t लिखा बेटा है, t की जगह पर क्या आ जाएगा, ये t1 आ जाएगा। यहाँ से t1 की वैल्यू निकालो, y नॉट से y नॉट कट गया, ये हो गया log 2 इज इक्वल टू हाफ log ऑफ 11/10 इंटू में t1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अलंकृत, ये पहले ये जो 1/2 का 2 है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2 होल डिवाइडेड बाय में log ऑफ 11/10 हो जाएगा। तो t1 हमारा आ गया 2 log 2 अपॉन में log ऑफ 11/10। तो उसने बोला था कितने आवर्स लगेंगे, याद है बैक्टीरिया को 1 लाख से 2 लाख होने में इतने आवर्स लगेंगे, 2 log 2 अपॉन में log ऑफ 11/2 आवर्स लगेंगे। फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी अलंकृत, ये भी खत्म करते हैं यहीं पर ही, पढ़ो। The general equation of the differential equation dy by dx is equals to e की power x plus y is a part e की power x plus e की power minus y is equals to c, b part e की power x plus e की power y is equals to c part e की power minus x plus e की power y is equals to c और d part e की power minus x plus e की power minus y is equals to c। तो ये बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है अलंकृत, मैं नए पेज पे करना चाहता हूँ बस। तो ध्यान से देखिए, इसमें dy बाई dx कितना दिया हुआ है, e की पावर x dy बाय dx दिया हुआ है e की पावर x प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करना है, वो जो भी ऑप्शन दिया है वो तो अपने आप ही अभी आ जाएगा, ठीक है ना। e की पावर x प्लस वाई को आप लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर y। अब ये dx को वहां साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर y इंटू में dx। अब फिर वही x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा dy होल डिवाइडेड बाय e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू dx। एक स्टेप और मैं आपके लिख रहा हूँ, e की पावर y को मैं न्यूमिनेटर में ला रहा हूँ, तो e की पावर माइनस वाई इंटू डी हो जाएगा, और ये है e की पावर x इंटू dx। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो गया e की पावर माइनस वाई अपॉन में -1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम e की पावर x ही होगा, ठीक है ना। अब प्लस c किधर लगाना है, ये बड़ा दिक्कत होती है, राइट। चलो अभी मैं फिलहाल प्लस सी इस बार, इससे फर्क नहीं पड़ेगा अलंकृत वैसे, ठीक है ना, मैं लेफ्ट में लगा रहा हूँ, पर वो ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना उनके हिसाब से आप देख लेना। वैसे ही वो प्लस सी एक ही साइड पर है, राइट, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया c माइनस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x, क्योंकि चारों में देख c एक तरफ है तभी वो ऐसे लगाया, इस बार लेफ्ट में लगाया। तो फाइनल आंसर है कैपिटल C इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई। इसको सीधा लिख रहा हूँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल C, और ध्यान से देखोगे तो ए पार्ट करेक्ट है। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी इस एक्सरसाइज की, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।